कंटिन्यू विथ ओप्स। लास्ट लेक्चर में हमने अरे तक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल दोनों के फंडा क्लियर कर दिए। ओके, अब हम मतलब उप्स के साथ में हम कॉन्सेप्ट कैसा इस्तेमाल होगा उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। PHP विथ उप्स। ओके, तो कैसे क्लास ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है वो PHP के अंदर सी हमने बेसिक उप्स का तो हमने लेक्चर लिया था जिसमें हमने उप्स के टाइप्स ने वो सब डिफाइन किया था। आज अभी हम आपको ये बताते हैं कि भाई क्लास कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये जैसा सिंपल क्लास है, ये इसका फंक्शन है, ये बी क्लास है, एक्सटेंड ए मतलब ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में उप्स में एग्जांपल लिए थे इसी तरीके से है। अब हम इसमें एक काम करते हैं, एक क्लास बनाया है सिंपल, हम दे दिया बी न्यू और बी का ऑब्जेक्ट बनाया है और हम बी को क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉल कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, न्यू नाम का वेरिएबल लेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे तो बी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो बी एरो एग्जाम्पल, तो देखो आउटपुट क्या आता है इसमें। अभी इस आउटपुट को हम रिफ्रेश करते हैं। आई एम बी एग्जाम्पल प्रोवाइड द एडिशनल फंक्शनलिटी। अब ये कॉल हो गया। ठीक है, अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो कोड में हम देख लेते हैं। ये हमने बनाया क्लास ए और क्लास ए का ऑब्जेक्ट कोई भी नाम दे सकते हो, इसको सी भी दे सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं ए ही दो। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, सी बना दिया। और अगर इसको मुझे कॉल करना है तो ए एग्जाम्पल प्रोवाइड बेसिक फंक्शन। तो सी के जरिए से हमने किसको कॉल किया, ए को कॉल किया, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट था इसने खुद को कॉल किया, बी का ऑब्जेक्ट था इसने खुद को कॉल किया। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों चीजें, अब दोनों ये कंसेप्ट जो मैंने आपको चलाया था क्या उप्स के अंदर में, उसका नाम था मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मतलब बेस और डिराइव क्लास में जो मेथड के सिग्नेचर सेम हो, यहाँ भी इसका नाम एग्जांपल है, कोई आर्गुमेंट नहीं, ये भी एग्जांपल है, कोई आर्गुमेंट नहीं। तब इनहेरिटेंस का मतलब हम बी के जरिए से क्या है, ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तब ए का फंक्शन हमारे पास में क्या है, एग्जांपल है, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, बी के ऑब्जेक्ट के जरिए से ए का फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए एक्सेस करने के लिए हमको बी का ऑब्जेक्ट लेंगे हम, मैं सी का ऑब्जेक्ट को भी कमेंट दे देता हूं, और यहां पर क्या करेंगे हम, पेरेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसका पेरेंट्स, और यहाँ कॉलन करके जो स्कोप रीजन ऑपरेटर है और उसमें एग्जांपल को कॉल करेंगे। तो देखो बी बाय डिफॉल्ट तो खुद का फंक्शन को ही कॉल करेगा, और सेम वेज जैसा हमने लास्ट उसमें पढ़ाया था उसी तरीके से हम यहाँ पेरेंट्स का इसको कॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ इसी कोड को हम अगर रन अप करने की कोशिश करें तो देखो बी का ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने किसको कॉल किया है, अभी पेरेंट्स क्लास का जो एग्जाम्पल नाम का था फंक्शन था उसको कॉल किया है। तो बी ने खुद को पहले कॉल किया तो इसका बी का आउटपुट फर्स्ट आया, इसके बाद ए का आउटपुट आया। ओके ओके, और हमने सी का जो बनाया था ए का ऑब्जेक्ट, तो ए का ऑब्जेक्ट को हमने कमेंट दे दी, फिर भी उसने आउटपुट को ए की जो मेथड थी उसको उसने कॉल करके दिखा दी। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारा कंसेप्ट किसका है भाई, इनहेरिटेंस का है। तो इनहेरिटेंस डिराइव के जरिए से बेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। ठीक है, तो स्कोप रीजन ऑपरेटर से हम मेथड ओवर रिडन को कॉल करना हो तो हम कॉल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सिंटेक्स है पेरेंट्स स्कोप रीजन ऑपरेटर और हमारा इसका नाम। ओके, ये हमारा फर्स्ट था। फिर एग्जांपल हम आगे कुछ बढ़ते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बुक्स एग्जांपल हेलो डिस्प्ले, तो बॉक्स नाम का हमने बनाया क्लास और डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया।
ओके, अब ये क्लास बनाया हमने टेक्स्ट बुक सिंपल, और ये हेलो, और ये हमने डिस्प्ले कॉल किया, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल किया, और दिस डॉट वैल्यू, देखो दिस कीवर्ड है, इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस जावा में भी यूज होता है, दिस पीएचपी में भी यूज होता है। दिस किसके लिए यूज होता है? इट रिफर टू, it refer to uh, this refer to current object। अब अभी हमने कौन सा ऑब्जेक्ट को कॉल करा है? अभी हमने दिस के जरिए से हमने ये बॉक्स नाम का ऑब्जेक्ट से हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया है। अब देखो तुम डिस्प्ले बॉक्स है वो क्लास के बाहर है, तुम यहां पर बॉक्स कोई भी उसका कंसेप्ट है, वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, यहां पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर को पता नहीं कि कौन सा ये है वेरिएबल, तो यहाँ बाहर डिफाइन किया हुआ है, क्लास तो हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। तो उस डेट सिचुएशंस में कंपाइलर इस टाइप की एरर जनरेट करके दे देगा आपको, है ना। वेरिएबल वंस, ये क्या है? वेरिएबल वन को तुम कैसा है, ये बॉक्स को पहचानता ही नहीं है ना। क्यों? ऑब्जेक्ट हमारी क्या है? रन टाइम एंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होने के बिना के ऊपर में ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस रन टाइम में कॉल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, तो रन टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट, यानी फिर इट इंस्टेंट इज रिफर टू रन टाइम। इस इंस्टेंस इज रिफर टू रन टाइम, इस इसका जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होगा वो कहां पर रिफर होगा? रन टाइम पर होगा। इसके लिए हम, और वही इंस्टेंस को यूज करने के लिए हम फॉर एक्सेसिंग इंस्टेंस, फॉर एक्सेसिंग इंस्टेंस वी यूज दिस कीवर्ड, हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमने दिस का इस्तेमाल किया, और उसने क्या करा कि जब रन टाइम हुआ तो रन टाइम में कौन सा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, तो किसके जरिए से कॉल हुआ? ये ऑब्जेक्ट के जरिए से हुआ था। कौन सा ऑब्जेक्ट के जरिए से रन हो रहा था? तो इसका इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए उसने दिस का यूज करा। अब ऑब्जेक्ट का काम तो वही है कि वो फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है और वेरिएबल को भी। तो ऑब्जेक्ट रन टाइम में, तो रन टाइम के अंदर में ये वेरिएबल में क्या डिफाइन था उसको एक्सेस करने के लिए इसने क्या कर दिया? दिस कर दिया। तो सेम प्रोग्राम को अगर हम इससे दिस कीवर्ड से हमने रन किया तो उसने इजीली आउटपुट को डिफाइन कर दिया, हेलो नाम का आउटपुट प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट करा? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने ये वेरिएबल को एक्सेस किया, क्योंकि वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उप्स में हमारे पास में क्या कंसेप्ट है? ऑब्जेक्ट है। फंक्शन को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को रन टाइम में रिफर करने के लिए हमारा क्या है? दिस कीवर्ड है। तो दिस करके हम जब फंक्शन कॉल होता है तो उसमें से अगर वेरिएबल एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमने ऑब्जेक्ट की रेट किया है, और ये इसका तो कोई मीनिंग्स है, आप अपने हिसाब से सोच लो। ठीक है, इसी प्रोग्राम को थोड़ा अहेड करते हैं। अभी इसका तो आउटपुट का भी कोई मतलब नहीं है, नल है एग्जाम्पल टू आउटपुट। ओके, ओके, वन और टू, टू में तो अभी कोई आउटपुट है ही नहीं क्योंकि हमने कोई प्रिंट नहीं करवाया। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसका नाम दे देते दोनों का अलग अलग ताकि पता चले कि किसका ऑब्जेक्ट है। ओके, अब मेथड को कैसे कॉल करेंगे हम? मान लो कि क्लास ए की मेथड कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे? ग्रीट को कॉल किया, राज,
तो यहाँ वेरिएबल ग्रीट कॉल हुआ तो यहाँ राज लिखा था तो राज नाम का वेरिएबल, राज नाम का जो भी लिखा था आ गया। अब नेम में अब मुझे इसमें इस्तेमाल करना है कि भाई मैं यहाँ नेम वेरिएबल लेता हूँ शाहिद। ओके, अब शाहिद को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट अभी मैंने पढ़ा है आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर दिस और क्या करना पड़ेगा आपका डॉलर नेम। हाँ तो हाँ देखो इसमें आपका वेरिएबल में यही इस टाइम में डॉलर नहीं आएगा, ये इसको रिफर कर रहा है, दिस वेरिएबल के आगे डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इस्तेमाल किया दिस को, तो दिस किसको रिफर करेगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट, तो ए का ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम ही ऑब्जेक्ट है। तो इसको रन करके देख लेते हैं हम, आ गया शायद। इसी तरीके से अगर बी का फंक्शन कॉल हो रहा है, बी का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है और हमको बी का देना है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। बी का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया मैंने, सेम नाम है फंक्शन का, ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल किया है। अब इसको रिफर करना है, तो दिस डॉट नेम, नेम इक्वल टू डाल देता हूं इस बार MUNIR मुनीर। हो गया, शायद भी कॉल हो गया और एक बार मुनीर भी कॉल हो गया। तो क्यों कॉल हो गया, क्योंकि हमने दोनों को हमने रिफर किया था। ओके, ओके ओके तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि दिस नाम के वेरिएबल से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ये भी दिस नाम का इको करके इसने एनिमल ग्रीट नाम का फंक्शन को कॉल किया है और इसको रिटर्न करा है, रिटर्न करा है तो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ रिटर्न होगी। चलो तो मैं ये एक काम कर देता हूँ, रिटर्न में थोड़ा बहुत ये कर देता हूँ, आई एम सॉरी, ऐसा देते टाइगर। ओके, आई एम सॉर्ट ऑफ माय नेम इज टाइगर, टाइगर वर्ड मैंने वहां लिखा था, अब ये रिटर्न हो गया, दिस से ये ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन को कॉल किया और ये डेटा पूरा रिटर्न हो गया। तो रिटर्न किया डेटा को हमने इको में नीचे की तरफ प्रिंट करवाया, पहले हमने स्टार्टिंग में यही इको लिखा था, अब हमने डेटा को क्या करा, रिटर्न। तो हम फंक्शन में रिटर्न ऑब्जेक्ट में कैसे करवाना है इसका भी एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया कि भाई इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, बाकी तो दिस का यूज एज इट इज जो मैंने लास्ट समझाया वही है। देखो ये एग्जाम्पल हमारा इसके बिफोर फंक्शन माय फंक्शन इको, ये भी ये डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है हमारा। ओके, अब हम यहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, क्लास बेस बनाया है, क्लास हमारा बेस यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, हमने वेरिएबल ली है उसमें 1000, वेरिएबल इसमें लिया है हमने y 5000 और हमने लिया है ये एडिशनल लिया है x प्लस y, ये ऐड करा है। ओके, फिर हमने दो लिया है माइनस किया है, इसको कॉल किया है, फिर ये कौन सा क्लास है, चाइल्ड क्लास, इसका बेस क्लास ये वाला है। ठीक है, अब ये नेस्टेड क्लास, इसका बेस क्लास कौन सा है, चाइल्ड क्लास है।
इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस किए हैं तीनों, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशंस किए, एक्स वाई मल्टीप्लाई इस तरीके से किया, ठीक है। और इसमें एक नया बनाया, इसको हमने यहां कॉल किया है, ओके। अब देखो जरा इसका आउटपुट, ये सारा के सारे फंक्शन एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कॉल हो गया, ठीक है। तो वो कॉल कैसे हुआ, तो वो इसमें 1500 ये सब सारा का सारा, देखो ऑब्जेक्ट तो मैंने एक ही कॉल किया, डिराइव क्लास का कॉल किया है। देखो ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जो हम पहले से सीख चुके हैं, बराबर। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये इसका पैर सबसे ज्यादा पेरेंट सबका ये, इसके बाद इसका चाइल्ड ये, फिर इसका नेक्स्ट इसका चाइल्ड ये, फिर इसका चाइल्ड ये। तो हमने पेरेंट्स इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है। देखो इसमें ये एग्जांपल में हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। अब आज मैं आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेशंस में बता देता हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नॉर्मली जावा वगैरह में होगा तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉमनली जावा और सी प्लस प्लस के केस में सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है, वो क्लास नेम ने दोनों का नाम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन पीएचपी के लिए केस के अंदर में हम ये कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। इन पीएचपी में डायरेक्टली हम कंस्ट्रक्टर क्लास नेम का दोनों का सेम होगा तो फंक्शन लेगा, उसको कंस्ट्रक्टर कंसीडर नहीं करेगा पीएचपी के केस में। जावा सी प्लस प्लस में क्लास का नाम और दोनों का नाम सेम है तो उसको कंस्ट्रक्टर लेगा। जैसे मान लो कि भाई क्लास है, इसका ए है, अगर इसका फंक्शन डिफाइन किया मैंने, ए नाम का फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर कहेंगे, क्योंकि ये फंक्शन का नाम और क्लास का नाम क्या है, सेम है। लेकिन पीएचपी के केस में हमारा कैसा है कि पीएचपी में कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट के जरिए से होगा। तो अब इसका कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड द कंस्ट्रक्टर, फायदा क्या, क्यों यूज करते और क्या काम करता है, हाउ वर्क, कैसे काम करता है। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देखो ये लास्ट वाले एग्जांपलों के अंदर हमने क्या करा था कि भी ऑब्जेक्ट के जरिए से मेथडों को कॉल की, तभी मेथड कॉल हुई थी, इसके सिवाय मेथड कॉल नहीं हुई थी। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट इट ऑटोमेटिकली कॉल्ड when object of that class is created। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। उसको कॉल करवाने के लिए हमको कोई पर्टिकुलर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसकी मेथड का मतलब उसको कॉल करवाने के लिए हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और ये ऑब्जेक्ट के बाद हम ऐड फंक्शन को कॉल करो, ऐसा कॉल करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर के केस में जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक, जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ऐसा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे देखो मैं ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिखता हूं इको
हेलो हार यू। ओके, अब इसके प्रोग्राम को रन करते हैं। हेलो हाउ आर यू कॉल हो गया ना, कि ये ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने कुछ भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया नहीं करवाया, खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में हमने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता है तो हमने क्या किया भाई, पेरेंट्स जो भी है, इनहेरिटेंस का यूज ही हुई है कि भाई हम पेरेंट्स क्लास को डिराइव ऑब्जेक्ट के जरिए से यूज कर सकते हैं। तो डिराइव ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने पेरेंट्स करके क्या कर दिया, ऐड को कॉल करा, तो ऐड का फंक्शन को, क्योंकि ये सारा का सारा इनहेरिटेंस में है बराबर, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने पब्लिकली ये फंक्शन डिफाइन किया, हमने प्राइवेटली कोई लिया नहीं है अभी फिलहाल। तो सब मल्टीप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली सारे के सारे, या कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, पेरेंट्स क्लास जो भी थे उसके फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया, तो उसको कॉल कर दिया तो उसका हमारा आउटपुट क्या आ गया, इसको सेव कर देंगे। सेव नहीं करोगे तब तक तुम्हारा डिजायर आउटपुट चेंज नहीं होगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो हमने काम किया था वो सारा का सारा काम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है ना। ये सारे फंक्शन कॉल हो गए, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने कॉल भी नहीं करवाया, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट उसमें कॉल हो गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, तो नेक्स्ट हम फर्दर सेशंस में इसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में आगे लेंगे।